आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने इस्लामिक गोल्डन एज के बारे में डिस्कस किया था कि इस्लामिक गोल्डन एज क्या है। उस समय हमने बताया था कि इस्लामिक गोल्डन एज 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच चलती रही और अब्बासिद खलीफा जो है उनके समय में बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विकास इस समय हुआ अरब साम्राज्य का। और अरब साम्राज्य दुनिया में ऐसा साम्राज्य बना जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक स्वर्ण काल के और पहलू। पिछले एपिसोड में हमने गणित और साइंस के बारे में बात की थी कि किस तरह से इस्लामिक गोल्डन एज में गणित और साइंस का विकास हुआ। इन पहलुओं को जानने के बाद इस कड़ी में हम आज डिस्कस करेंगे दर्शन के बारे में, साहित्य के बारे में और तकनीक के बारे में। वैसे तो इसमें कई वीडियो और बन सकती थी, मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं इन तीनों पॉइंट्स को समझूँ। फिर उसके बाद हम लास्ट की वीडियो में बताएंगे कि इस्लामिक स्वर्ण काल का पतन कैसे हुआ और फिर उसका इस्लामिक दुनिया पे क्या असर पड़ा और यूरोप पे क्या असर पड़ा। इस एपिसोड में बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामिक गोल्डन एज में तकनीक पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। चाहे वो तकनीक कृषि कार्यों में हो, चाहे वो उद्योगों में हो, चाहे वो सिंचाई के कार्यों में हो, चाहे वो वस्त्र उद्योग में हो, या फिर वो दैनिक जीवन में छोटी छोटी वस्तुएं बनाने की बात हो। इस्लामिक साम्राज्य जैसे आगे बढ़ता जा रहा था उस समय ही तकनीक की शुरुआत हो गई थी। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हमें पंचक्यों का इस्तेमाल करने की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा इस्लामिक इंजीनियरों और कारीगरों ने जल टरबाइनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और क्रैंकशाफ्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जल को उठाने के लिए गेयर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे सिंचाई के कार्यों में बहुत ज़्यादा सुविधा होने लगी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ा और खुशहाली का माहौल पैदा हुआ। इस समय कौन कौन से उद्योग स्थापित हो रहे थे या तकनीक का इस्तेमाल किन किन कार्यों में हो रहा था, इसकी मैं जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाहता हूँ। जैसे कि इस समय छोटे छोटे कार्य जो थे, हमारे दैनिक कार्यों में भी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था। उसके साथ साथ बड़े उद्योगों में भी हम देख सकते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पंचक्की और जो है जल टरबाइन वगैरह का इस्तेमाल करके सिंचाई का कार्य किया जा रहा था। इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी किया जाता था। इसके अलावा इस समय में हम देखते हैं कांच को गलाने की तकनीक ईजाद की गई और कांच के वस्तुओं का उपयोग इस समय बहुत बड़े स्तर पर होने लगा। इसके अलावा चीनी मिट्टी का उपयोग खिलौनों से लेकर दैनिक कार्य की जो वस्तुएं होती हैं उनमें उसका प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा चटाई बनाने की जो है शैली इस काल में विकसित हुई। कालीन बनाने की शैली इस काल में विकसित हुई। इसी समय कागज़ का इस्तेमाल शुरू हुआ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अरबों और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें चीनियों की हार हुई थी और उनके सैनिकों को बुलाकर कागज़ उनसे बनवाया गया और कागज़ का इस्तेमाल लिखने के लिए किया गया। इस काल में तकनीक का उपयोग हथियारों में भी किया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि इस्लामिक साम्राज्य के विस्तार में युद्धों की पूरी श्रृंखला थी, जिसमें हम देखते हैं कि नए नए किस्म के हथियार ईजाद किए गए। लोहे को और अधिक परिष्कृत किया गया। लोहे का इस्तेमाल जो है तलवार बनाने में किया जाता था, ढाल बनाने में किया जाता था, तीर धनुष के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा सेना के निर्माण में जीन में उसका इस्तेमाल किया जाता था। जीन मतलब घोड़े पर बैठ के जब चलते हैं तो इस काल में जीन का आविष्कार भी हुआ था। जीन के माध्यम से लंबे समय तक घोड़े पर बैठकर यात्रा की जा सकती थी, युद्ध लड़े जा सकते थे, उससे गिरने का डर नहीं होता था। और घोड़ा कहते हैं कि घोड़ा बहुत वफादार जानवर होता है और अरबों ने घोड़े का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। आज भी पूरी दुनिया में अरब के घोड़े सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इसी समय आसवन की तकनीक को आगे बढ़ाया गया। इसी समय इत्र जो है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और इत्र के विभिन्न प्रकार के इत्र बनाए जाने लगे। और अरब साम्राज्य में जहाज निर्माण को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि अरब जो साम्राज्य था वो समुद्र के किनारे स्थित था। जहाँ एक तरफ उसके भूमध्य सागर था, वहीं दूसरी साइड में हिंद महासागर और अरब सागर उसकी सीमाएं बनाते थे। इसलिए अरबों ने ओशनोग्राफी में बहुत ज़्यादा काम किया था। एक ऐतिहासिक तथ्य ये है कि जब वास्को डी गामा आसान तरीक पहुंचे अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में, तो उन्होंने उसी को इंडिया घोषित कर दिया था। बाद में उसको पता चला, वहाँ के लोगों ने बताया कि इंडिया अभी बहुत आगे है। तो उनको वहाँ से लेकर अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति आए थे जिन्होंने उसको कालीकट छोड़ा था। अब्दुल मजीद को कहते हैं कि बहुत बड़ा ओशनोग्राफर था। वो हिंद महासागर की सारी गहराइयों को जानता था। इसके अलावा जो समुद्र के जीव होते हैं या काई होती है, समुद्र की गहराई होती है, उस सब के बारे में उसको बहुत ज़्यादा जानकारी थी। इससे ये पता चलता है कि अरब साम्राज्य में ज्ञान का विस्तार सिर्फ जो है अध्ययन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसको व्यवहारिक उपयोग भी किया जा रहा था। ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं होती, वो धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी फैलता है और ये ज्ञान धीरे धीरे 11वीं शताब्दी के आसपास यूरोप की तरफ पलायन करने लगा। हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले कांच की फैक्ट्री ग्रीस में बनाई गई, जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसको बनाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि मिस्र के कारीगर थे। इसी क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल इसी समय शुरू हुआ और जो बाहर से बहुत सारी फसलों का आगमन जो है वो अरब साम्राज्य में हुआ, जिन्होंने खट्टे फलों के लिए चीन से बीज प्राप्त किए।
भारत से उन्होंने चावल, गन्ना और कपास की खेती के के अनुभव को प्राप्त किया। उसके साथ साथ उन्होंने अफ्रीका से ज्वार जैसी खेती का उपयोग करना शुरू किया। कृषि क्षेत्र में भी उस समय वहाँ पर बहुत सारे बदलाव हो रहे थे और सिंचाई के लिए रेहड़ जैसी तकनीक का उपयोग किया जाने लगा था। इसी समय बड़े स्तर पर गन्ना से चीनी बनाने की जो तकनीक है उसका बड़े स्तर पर उपयोग होने लगा था। बल्कि कह सकते हैं कि चीनी की रिफाइनरी के बड़े स्तर पर प्रयोग के पहले प्रमाण हमें इसी काल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा चीनी को प्राप्त करने के लिए गन्ने के बड़े बड़े बागान लगाए गए, वहाँ पर चीनी रिफाइनरी स्थापित की गई जिनके माध्यम से चीनी बनाई जाती थी और गुड़ का भी बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता था। अभी तक जो फसलों का उपयोग किया जाता था वो साल में एक ही फसल बोई जाती थी, लेकिन उन्होंने फसल चक्र का इस्तेमाल करके एक ही साल में कई फसलों को प्राप्त करने की तकनीक को ईजाद कर लिया था। अरब वासियों ने इस समय कृषि के उपयोग के लिए मौसम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी और हवा के रुख को समझते थे, किस हवा से बारिश होती है, किस हवा से फसल के लिए कौन सी हवा अच्छी होती है। इस तरह से मौसम की सभी जानकारियां और हवाओं के रुख की जानकारी उनको प्राप्त हो चुकी थी। इसी के आधार पर कृषि को बड़े स्तर पर विकसित किया जा रहा था। इसी समय कैमरा और सूर्य का प्रयोग शुरू हुआ। इसके अलावा कई ऐसी वस्तुएं इस समय विकसित की गई जिनका आज हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि टूथपेस्ट, साबुन, कॉफ़ी बनाने की कला, इसके अलावा चाय का इस्तेमाल करना और मील का इस्तेमाल करना। ये सारे उद्योग के रूप में धीरे धीरे स्थापित हुए आधुनिक युग में और इनको पुरस्कृत करने की शैली अरब साम्राज्य में स्थापित हो चुकी थी। अरबों के एक बहुत बड़ी देन शहरीकरण भी है। उस समय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बगदाद एक बहुत बड़ा सेंटर था, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बगदाद में ही हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की गई थी और दुनिया के सारे विद्वान वहाँ पर अध्ययन करते थे और नई नई चीज़ों की ईजाद करते थे, नए आविष्कार करते थे, नए दर्शन का निर्माण करते थे, नई साहित्य की रचना करते थे। इस समय वहाँ एक ऐसा माहौल था जो सीखने के लिए सबसे उत्कृष्ट जगह थी। यहाँ इस समय जो शहरीकरण हो रहा था उस शहरीकरण को एक शैली के तहत उसका निर्माण किया गया था। शहर की बुनियादी सुविधाओं को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया गया। शहरों में जो कार्य होते थे उनके लिए अलग अलग स्थान निश्चित किए गए थे, जैसे कि प्रशासन के लिए अलग स्थान निश्चित किया गया था जहाँ प्रशासनिक केंद्र होते थे, जहाँ पर जनता अपने कार्यों के लिए प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क कर सकते थे। इसके अलावा पेयजल के लिए अलग से एक सुविधा तैयार की गई थी, कूड़ेदान की अलग सुविधा तैयार की गई थी, लाइब्रेरी के लिए अलग निश्चित स्थान किया गया था। उसके अलावा धार्मिक स्थलों के लिए अलग जगह निश्चित की गई थी, सैन्य प्रशिक्षण के लिए अलग जगह निश्चित की गई थी। इस तरह से हम देखते हैं कि शहर को एक कंप्लीट शहर के रूप में विकसित किया गया था, जिसमें हर कार्य के लिए अलग निश्चित स्थान तय किया गया था ताकि कार्यों में द्वंद्वता पैदा ना हो और सरलता से कार्यों को पूरा किया जा सके। इस समय मकतब और मदरसों की स्थापना की जा रही थी शिक्षा केंद्र के रूप में। मकतब का अर्थ होता है कि जब मस्जिद होती है उसके साथ बच्चों को जो पढ़ाया जाता है साथ में, उसको हम मकतब कहते हैं। और मदरसा का मतलब होता है स्कूल। उस समय सारे जो विद्वान थे वो मदरसों से ही निकल कर आ रहे थे। उस समय मदरसों में सिर्फ इस्लामिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, उसमें विज्ञान की सारी शाखाओं की शिक्षा दी जाती थी, जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। दर्शन की शिक्षा, गणित की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, मेडिकल साइंस की शिक्षा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दर्शन, फिलोसफी, हर तरह की शिक्षा उन्हें मदरसों में दी जाती थी। इसलिए वहाँ पर इतने बड़े संख्या में विद्वान पैदा हो रहे थे और उससे हमारे आधुनिक दुनिया को बहुत ज़्यादा स्कोप मिला। इस समय इस्लामिक वास्तुकला का आगमन हुआ और उसमें हालांकि स्थानीय जो परंपराएं थी उनका भी मिश्रण हो रहा था। तो उस समय हम ये देखते हैं कि 740 ईस्वी में चीन में श्याम मस्जिद का निर्माण किया गया था। उसके अलावा 749 ईस्वी में जो इराक है उसका समारा शहर था, वहाँ पर भी एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये इस समय की शुरुआती मस्जिदें थी। इन मस्जिदों में देखते हैं कि एक स्तंभों की श्रृंखला है, उस पर मेहराब तैयार किए गए थे और गुंबदों का इस्तेमाल किया गया था। ये उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया था। उस समय देखते हैं भवन निर्माण में अच्छी किस्म के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, अच्छी किस्म से ईंटों को पकाया जाता था, अच्छी किस्म कंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, अच्छी किस्म के कारीगर थे। ये सारी चीज़ें उस समय हमें बताती हैं कि भवन निर्माण को अच्छी तरीके से कैसे किया जा सकता है। इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार स्पेन तक हुआ था। स्पेन में 785 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण किया गया था जिसे कार्डोवा की मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद पर मूल वास्तुकला का सीधा प्रभाव था। इसमें जो मेहराबें होती थी वो अत्यंत आकर्षक होती थी। अब्बासिद्स के बाद जब खिलाफत ओटोमन साम्राज्य के पास गई तो उन्होंने अधिक चमकदार टाइलों का इस्तेमाल किया और इसी के साथ साथ वास्तुकला में हमें देखते हैं कि आयतों का निर्माण वो दीवारों पर किया जाता था। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि फूल और पत्तियों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता था। इस्लाम धर्म में तस्वीरों को बनाने पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, इसलिए इस समय में फूल और पत्तियों की चित्रकारी की जाती थी जो अत्यंत आकर्षक हमें नजर आती है।
साहित्य समाज का आईना होता है, और इस्लामिक गोल्डन एज में जो साहित्य रचा जा रहा था उससे हमें उस काल को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। वहाँ की लोक कथाओं को 1001 नाइट्स नाम की किताब के अंतर्गत संकलित किया गया है, जिसे अरेबियन नाइट्स भी कहते हैं। इस किताब में हमें वहाँ की लोक कथाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, और उन लोक कथाओं में बहुत सारे जो यात्री होते थे वो किस तरह से यात्राएं करते थे, कौन कौन सी उनको समस्याएं आती थी, उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से चित्रण किया गया है। कई सारी कथाएं काल्पनिक भी होती थी, कई व्यवहारिक भी होती थी, जैसे कि सिंदबाद की कहानी। फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य कहा जाता है, जिसमें बहुत ही बारीकी के साथ समाज का चित्रण किया गया है। अल-बरूनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। वो लिखने के बहुत बड़े शौकीन थे। उसके साथ साथ उन्होंने भारत में यात्रा की, और भारत में रहते उन्होंने किताबुल हिंद की स्थापना की। एक खास बात ये थी कि अल-बरूनी को संस्कृत नहीं आती थी, और यहाँ का प्राचीन साहित्य अक्सर जो है वो संस्कृत में ही हमें मिलता था उस समय। लेकिन वो भारत के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने संस्कृत को सीखा सबसे पहले, और संस्कृत सीखने के बाद उन्होंने वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को, उसके अलावा जो भी साहित्य संस्कृत में रचा गया था उस सब का अध्ययन किया। और सारे अध्ययन करने के बाद उन्होंने भारत पर एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है किताबुल हिंद। आप जानते होंगे इस किताब के बारे में। भारत के बारे में जो उन्होंने चित्रण किया है वो आज भी हमारे इतिहास को समझने के लिए सबसे बड़ा, उस समय का सबसे बड़ा ग्रंथ है। और भारत की सारी सामाजिक व्यवस्था से लेकर हर पहलू पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। उन्होंने यह किताब अरबी में लिखी थी, बाद में इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया था। और कुल मिलाकर अल-बरूनी ने अपने जीवन में 176 किताबों की रचना की। इससे साबित होता है कि वहाँ के लोग ज्ञान को सिर्फ अरब तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, वो दुनिया के हर हिस्से में जाकर ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। इससे पहले 8वीं शताब्दी में यहाँ अल-मसूदी भी आए थे। वो एक बहुत बड़े ज्योग्राफर थे। उन्होंने उस समय एक ऐसा मानचित्र बनाया था जिसमें दुनिया के विभिन्न मार्गों को दर्शाया गया था, और बहुत ही सटीक वो मानचित्र था। उन्हीं रास्तों को इस्तेमाल करते हुए वो भारत पहुंचे थे। उस समय भारत में पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष चल रहा था, उसका उन्होंने वर्णन किया है। और अल-बरूनी की तरह अल-मसूदी से भी हमें भारतीय इतिहास को समझने में मदद मिलती है। इसी समय में फारसी भाषा का इस्तेमाल भी अरब साम्राज्य में तेजी से बढ़ रहा था, और उमैयद वंश के समय में लैला मजनू नामक एक ग्रंथ भी रचा गया था, जिसमें जो समाज की हमें झलक मिलती है। इसके बाद जो इटली में पुनर्जागरण शुरू हुआ, उस पर हम ये देखते हैं कि इस्लामिक गोल्डन एज का प्रभाव था, क्योंकि इटली और इस्लामिक साम्राज्य के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, सिर्फ उनके बीच में भूमध्य सागर ही था। जब क्रूसेड शुरू हुई और इस्लामिक साम्राज्य के पतन शुरू हुआ, तो बहुत सारे विद्वान इटली में चले गए। इटली कहिए या फिर ये कहिए, पुनर्जागरण के एक महान विद्वान थे जिनका नाम है दांते। उन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक की पुस्तक की रचना की थी। उनकी रचना पर हम स्पष्ट रूप से इस्लामिक पारलौकिक विद्या का प्रभाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यदि दर्शन की बात करें तो इस्लामिक साम्राज्य में दर्शन को बहुत ज्यादा महत्व मिला। इस समय धर्मनिरपेक्ष दर्शन की शुरुआत होती है। यूरोप में जब पुनर्जागरण आया और धर्मनिरपेक्ष विचारों का जब उद्भव हुआ, उन पर इब्न रुशद का बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो यूरोप में एवरोज कहा जाता है। और इसी श्रृंखला में एक बहुत बड़े विद्वान थे अल-किंदी। उनका भी जो दर्शन है वो काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष है। वो किसी विशेष धर्म को महत्व न देकर एक मानव मात्र के विचारों को महत्व देते हैं। उनको यूरोप में एल्केंड्स के नाम से जाना जाता है। इसी समय के एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था इब्न सीना, जिनको यूरोप में एविसीना के नाम से जाना जाता है। वो मेडिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान थे, और उनकी बुक का नाम है द कैनन ऑफ मेडिसिन। उनका दर्शन धर्मनिरपेक्ष तो था ही, साथ ही ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति थे उन पर भी उनका सीधा प्रभाव था। उन्होंने अरस्तु और प्लेटो के जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया, उनके दर्शन को आत्मसात किया, और उनके दर्शन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नए दर्शन की नींव रखी। यद्यपि वो अरस्तु के तर्कवाद के आलोचक थे, फिर भी उन्होंने अपने ग्रंथों में अरस्तु और प्लेटो को बहुत महान विद्वान बताया है। स्पेन तक पहुंचने के बाद इस्लाम धर्म का विस्तार रुक गया था। इसके बाद जब यूरोप में पुनर्जागरण आया, तो इस्लामिक जो दर्शन था, जो यानी जो अरबी दर्शन था, उसका हिब्रू और लैटिन साहित्य में बहुत बड़े स्तर पर उसका जो है वो अनुवाद किया गया। उस दर्शन से आधुनिक जो पुनर्जागरण के समय जो दार्शनिक हुए थे उन पर उनका सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। इस्लामी दर्शन का समय जो था बहुत लंबा रहा। 17वीं शताब्दी तक इस्लामी दर्शन जो है उसका विकास होता रहा, और इस समय में इब्न तुफैल और अल-गजाली जैसे महान दार्शनिक भी हुए जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका दर्शन के क्षेत्र में प्रदान की। आज हमने इस्लामिक गोल्डन एज के अन्य पहलुओं के बारे में बात की। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।